नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों और मित्रों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम नोमेनक्लेचर में पढ़ रहे हैं सीखने के लिए। आगे कुछ नाम हैं, कुछ उदाहरण हैं, पोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी। यस ईयर लीजिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्राथमिक अनुलग्न क्या है। प्राथमिक अनुलग्न में संतृप्त कार्बनिक यौगिक श्रृंखला के लिए जब कार्बन कार्बन के मध्य सभी बंध यदि सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ANE का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमारी श्रृंखला में एक द्विबंध हो, कम से कम एक शेष बल सिंगल बॉन्ड हो, तो तब हम यौगिक के नाम के अंत में NE का इस्तेमाल करते हैं। यह संतृप्तता के केस में, अनसैचुरेशन के केस में ऐसा होता है। जब हमारी कार्बनिक यौगिक या श्रृंखला अनसैचुरेटेड होती है, तब श्रृंखला में यदि कोई एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके अनुलग्न में हम यानी अंत में आइन YNE जोड़ते हैं। ये हमने सीखा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, द्वितीय अनुलग्न उच्च प्राथमिकता वाले क्रियात्मक समूहों के अनुसार दिए जाते हैं। मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, ये प्रीवियस वीडियो का एग्जाम्पल है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। ये एक कार्बनिक यौगिक है या श्रृंखला है। इसमें हम वो तीन काम पहले करेंगे जो महत्वपूर्ण है। पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर हम श्रृंखला का अंकन करेंगे और फिर श्रृंखला का हम नामकरण करेंगे। नामकरण करते समय हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हैं और यदि अन्य क्रियात्मक समूह हो तो भी प्रतिस्थापी के रूप में पहले आ जाते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ हम ये एग्जाम्पल देखें तो ये मुख्य श्रृंखला होगी कार्बन की, मेन चेन होगी जहाँ कार्बन नंबर 1। इसको इसलिए लिया प्यारे बच्चों क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अभी और करने वाले हैं, एक बार और रिवीजन करवा देंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है। ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसे एक नंबर वाली प्राथमिकता वरीयता दी जाती है। ये सर्व प्रमुख है, क्रियात्मक समूहों का ये हेड है। ये एक नंबर पर रहता है, चाहे और कितने ही क्रियात्मक समूह इसके साथ क्यों ना उपलब्ध हो, ये एक नंबर पर रहता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी वाला वरीयता वाला सल्फोनिक समूह है। उसके बाद ये एनहाइड्राइड है। उसके बाद ये एस्टर समूह है। उसके बाद ये कार्बोनिल हैलाइड है। उसके बाद ये कार्बोक्सिमाइड एमाइड समूह है। उसके बाद ये साइनाइड है। उसके बाद आइसोसाइनाइड है। उसके बाद एल्डिहाइड है और उसके बाद कीटोन है। उसके बाद 11वें नंबर पर एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है और उसके बाद एमीन है और फिर हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। ये एक सामान्य चर्चा है, ये वो न्यूनतम बात या समूह के नाम है जो आपको कम से कम याद होना चाहिए क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के क्रम के। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा ये 1 नंबर हो गया, ये कार्बन 2 नंबर, ये कार्बन 3 नंबर, ये प्राप्त करेगा 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई। इसमें 1 नंबर वाला कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ये अनुलग्न ओइक एसिड लगता है, हम जानते हैं। 2 नंबर पर मेथिल है, 3 नंबर पर ये CHO है। ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होता है तो इसका नाम फॉर्मिल या ऑक्सो आता है फॉर्मिल या ऑक्सो। और ये 4 नंबर पर हमारा OH है। ये क्रियात्मक समूह के रूप में होता है एल्कोहलिक, तो ऑल लगता है, अन्यथा हाइड्रोक्सी कहते हैं। ये 5 नंबर है। तो हमने इस तरह से IUPAC नाम लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में मेथिल का M, फॉर्मिल का F और हाइड्रोक्सी का H, इनको यदि नाम लिखते हैं तो F सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, उसके बाद H आता है और उसके बाद में M आता है। यानी आता है पहले F, उसके बाद H और उसके बाद M आता है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने ये नाम लिखा है 3 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी मेथिल पेंटेनोइक एसिड। आजकल कई किताबें या कुछ लोग पेंटेन 1 ओइक एसिड भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वो लिखने का सिस्टम IUPAC का तो है नहीं, लेकिन लिख दिया जाता तो गलत नहीं है। हाँ बच्चों, यहाँ सीखने की बात है, और एक अंक के बाद में डैश कनेक्टिव लगाना जरूरी है। अंक यदि बीच में आया है तो दोनों तरफ लगाना जरूरी है, ये बात ध्यान देने की है। अंक बीच में आया तो डैश या कनेक्टिव है वो दोनों तरफ लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार फिर इस सारणी के द्वारा, टेबल के द्वारा ये बता देना चाहूँगा कि किस प्रकार से समूहों के नाम होते हैं।
जब वो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में है तो उनका अनुलग्न क्या होगा, और वो प्रतिस्थापी के रूप में है तो उसका पूर्व लग्न क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा COH कार्बोक्सिल समूह है। यहाँ जो कोष्टक में C लिखा है, कोष्टक में C लिखने का ये तात्पर्य है, ये जो लंबी श्रृंखला या मेन चेन का चयन करते हैं तो ये कार्बन मुख्य श्रृंखला में गिना जाता है, काउंटेबल है। ये काउंटेबल कार्बन है जो कोष्टक में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे 1 अंक प्रदान किया जाएगा यदि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, यदि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, यदि ये उच्चतम वरीयता वाला है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। यदि ये पूर्व लग्न के रूप में आता है यानी एक से अधिक हो, COH 3 आ जाए तो हम कार्बोक्सी का इस्तेमाल करते हैं, आगे उदाहरण लेंगे। अन्यथा अनुलग्न ओइक एसिड आता है। इसी तरह सल्फोनिक एसिड में कार्बन है नहीं, सल्फोनिक के लिए पूर्व लग्न सल्फो आता है और अनुलग्न सल्फोनिक एसिड आता है। तीसरा क्रियात्मक समूह हमारा एनहाइड्राइड वाला है, एनहाइड्राइड वाला। ये एनहाइड्राइड इसलिए कहलाता है कि जब कार्बोक्सिल अम्ल के 2 अणु आपस में संयुक्त होते हैं किसी निर्जलीकारक या एनहाइड्रस यौगिक की प्रेजेंस में, तो जल के अणु का निष्कासन या निर्जलन होता है और ये बनता है, इसलिए इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। खैर ये एनहाइड्राइड के कार्बन है वो मुख्य श्रृंखला में गिने जाते हैं, इसलिए कोष्टक में लिखे हैं। इनका कोई पूर्व लग्न कभी होता नहीं है। अनुलग्न है वो ओइक एनहाइड्राइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार चौथा हमारा क्रियात्मक समूह एस्टर है। एस्टर का कार्बन 1 अंक प्राप्त करता है, इसलिए कोष्टक में लिखा है। ये एस्टर समूह है, इसका भी कोई पूर्व लग्न नहीं है इस रूप में मुख्य क्रियात्मक समूह है तो, अन्यथा ये एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्ब एल्कोक्सी कहलाता है और ये एल्किल एल्कोनेट एल्किल कार्बोक्सिलेट के रूप में लिखा जाएगा। पांचवा हमारा एसिड हैलाइड है। कार्बन मुख्य श्रृंखला का भाग है, इसलिए कोष्टक में लिखा गया है। यदि मुख्य श्रृंखला का भाग नहीं हो तो COX कहलाता है। तब इसे अनुलग्न के रूप में पूर्व लग्न के रूप में हेलोफॉर्मिल कहते हैं। और यदि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है तो ओयल हैलाइड कहलाता है, कार्बोनिल हैलाइड भी कहते हैं। UNH2 हमारा एमाइड समूह है, इसका अनुलग्न एमाइड है, लग्न कार्बे मोयल है, इसे कार्बोक्सेमाइड भी कह देते हैं। जब ये कार्बोक्सेमाइड कब कहते हैं ये बात मैं आपको जब चक्रीय यौगिकों का नामकरण करवाऊंगा तब बताऊंगा। उसके लिए एक विशेष परिस्थितियां हैं, 4-5 क्रियात्मक समूह हैं। यदि वो श्रृंखला के कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम अलग है, और श्रृंखला और क्रियात्मक समूह के बीच में कोई और कार्बन आ गया तो उनका नाम अलग है। यानी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो उनका नाम अलग होगा, वलय से रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो नाम अलग होगा। ठीक है। इसी तरह से 7वां ये साइनाइड, साइनो कहलाता है। पूर्व लग्न साइनो है, अनुलग्न नाइट्राइल है, और श्रृंखला से जुड़ा वलय से जुड़ा रहेगा तो इसका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। जैसे ये वाला उदाहरण दे दिया। अब इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल है, साइनाइड नहीं है, ये साइनाइड नहीं। इस तरह से आइसोसाइनाइड के लिए भी है, आइसोसाइन और कार्बिल एमिनो और आइसोनाइट्राइल मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप। एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो और फॉर्मिल तो पूर्व लग्न है, अनुलग्न के रूप में एल का इस्तेमाल करते हैं, AL लिखते हैं। कीटोन के लिए कीटो और ऑक्सो का इस्तेमाल करते हैं, कीटो और ऑक्सो। तो कब लिखते हैं? जब CHO और CO दोनों साथ आ जाते हैं तो, अन्यथा इसको ऑक्सो लिखते हैं और एल्डिहाइड को फॉर्मिल। प्यारे मित्रों ध्यान दें, यह जब CHO और C डबल बॉन्ड कीटो दोनों समूह साथ आते हैं तो एक कीटोन समूह के लिए ऑक्सो लिखा जाता है और एल्डिहाइड समूह के लिए फॉर्मिल लिखा जाता है, और इनका अनुलग्न है वो कीटोनों के लिए ऑन है, और वलय से जुड़ा रहेगा तो इसके लिए नाम रहेगा कार्ब एल्डिहाइड। जैसे मैंने ये एक यौगिक लिखा है साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। ये मैं अलग से आपको सिखा दूंगा। 11वां हमारा क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। उसके लिए अनुलग्न के रूप में हाइड्रोक्सी, अनुलग्न के रूप में OL लिखते हैं। थायो एल्कोहल के लिए मर्केप्टो का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मर्केप्टो, ध्यान देना, SH, और अनुलग्न के रूप में थायोल। और अंतिम क्रियात्मक समूह है NH2, एमिनो कहते हैं इसे, और अनुलग्न के रूप में एमीन लिखा जाता है। यहाँ ये लिख दिया है, कोष्टक में लिखे गए कार्बन का अर्थ है कि कार्बन परमाणु को मुख्य श्रृंखला में माना गया है, लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें कुछ प्रतिस्थापी, कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं
या कुछ ऐसे परमाणु या परमाणु समूह हैं जो अक्सर प्रतिस्थापी के रूप में पढ़े लिखे बोले समझे जाते हैं, वो सदैव प्रतिस्थापी ही रहते हैं यदि कोई क्रियात्मक समूह उस यौगिक में या श्रृंखला में प्रेजेंट है। तो वो कौन है? इसे नॉर्मली आर द्वारा लिखा जाता है, एल्किल कहलाते हैं। आर का अभिप्राय होता है ये मैथिल हो सकता है, ये CH2CH3 एथिल हो सकता है, ये C2H5 इस रूप में भी लिखा जाता है, तो ये एल्किल कहलाता है। एल्किल प्यारे बच्चों हमेशा प्रतिस्थापी समूह के रूप में माना जाता है। एमिनो प्रतिस्थापी के रूप में नाइट्राइट, यदि कार्बन से O जुड़ा हुआ है तो इसे नाइट्राइट कहते हैं, और कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो नाइट्रो कहते हैं। ये हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ये नाइट्राइट कहलाता है और इस रूप में है तो इसे एथॉक्सी कहते हैं। इन्हें सामान्यतः OR के रूप में लिखें तो एल्कोक्सी बोलते हैं। अब R की जगह मेथिल हो सकता है, R की जगह एथिल हो सकता है। इसी तरह से क्लोरोमेथिल CH2Cl, प्यारे बच्चों ये बहुत काम की चीज है, ये आपको आगे समझ में आते समय ध्यान देना, सीरियस होना है। सल्फर के लिए थायो है और ये एसिटॉक्सी, ये वाला जो समूह है इसको प्रतिस्थापी के रूप में एसिटॉक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटॉक्सी। जब ये प्रतिस्थापी के रूप में होता है यानी कि एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसे CH3COO को एसिटॉक्सी कहते हैं। एथेनॉल ऑक्सी भी कहते हैं, और ये हमारा बेंजोल ऑक्सी है। इसी तरह से ये एक्स हेलो का मतलब ये फ्लोरो है, फ्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आयोडो हो सकता है। ये हेलो समूह कहलाते हैं। एन जुड़ा हुआ है इसलिए नाइट्रो होता है, ये नाइट्रोसो होता है, NO नाइट्रोसो। और ये CH2OH हाइड्रोक्सी मैथिल, CH2OH यदि प्रतिस्थापी के रूप में है तो हाइड्रोक्सी मैथिल कहलाएगा। और ये NHCH3 है तो मेथिल एमीन RNH2, बजाय क्या हो, R की एक संयोजकता खाली हो, सॉरी N की एक संयोजकता खाली हो NHR, मेथिल एमिनो या एल्किल एमिनो कहते हैं, एल्किल एमिनो। और ये हमारा प्रोपेनॉइल ऑक्सी है, ये हमारा एल्कोक्सी जो हमने यहाँ जिक्र कर लिया, और ये फिनॉक्सी बेंजिल ऑक्सी इस रूप में है तो बेंजोलॉक्सी, और इस रूप में है तो फिनॉक्सी, या फिनॉक्सी नहीं होगा या फिनॉक्सी, ठीक है ना। ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ये भी फिनॉक्सी कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है बहुत सरल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक पूर्व लग्न है? इन एन साइक्लो एल्क। प्यारे बच्चों हमने कहा था 1 डिग्री प्रफिक्स, 2 डिग्री प्रफिक्स, 2 डिग्री प्रफिक्स और उसके बाद में 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर वर्ड रूट नेम के बाद में सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स। जो हमारा प्राथमिक पूर्व लग्न है तो उनमें केवल एक ही होता है साइक्लो। प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो ही होता है। द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में प्रतिस्थापियों के नाम माने जाते हैं बच्चों। प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो ही होता है और द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में प्रतिस्थापी होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसको हमेशा ही प्रतिस्थापी माना जाता है? निम्न में से अभी हमने डिस्कस किया था हेलो, नाइट्रो, एल्किल, सभी। तो क्या बोले हम? सभी। यहाँ पर सभी है वो हमेशा प्रतिस्थापी ही माने जाते हैं। अगली बात करें, निम्न संरचना में उन कार्बन का संकरण जो एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े हुए हैं क्या होगा? प्यारे बच्चों ध्यान दें, यदि सभी बॉन्ड सिंगल है यानी पाई बॉन्ड यदि 0 है तो संकरण होगा sp3। कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहा हूँ। पाई बॉन्ड यदि 1 है तो संकरण होगा sp2, और पाई बॉन्ड यदि 2 है तो संकरण होगा sp। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पाई बॉन्ड यदि 0 है तो sp3, पाई बॉन्ड 1 है sp2 और पाई बॉन्ड 2 है तो sp होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, उन कार्बन का संकरण जिसको एक दूसरे एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो एकल बंध से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है और कार्बन ये वाला है। ये वाला कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है इसलिए sp2 संकरित है। ये वाला कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड है, एक ये इसलिए sp संकरित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला sp2 sp। अगला प्रश्न है, एलिफेटिक एल्डिहाइड वर्ग के तृतीय सदस्य की संरचना कौन सी? एलिफेटिक एल्डिहाइड का बच्चों अर्थ होता है RCHO।
हम जब एल्डिहाइड लिखना प्रारंभ करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, तो हम लिखते हैं पहला सदस्य HCHO, दूसरा सदस्य CH3CHO और तीसरा सदस्य CH3H2HO। इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, इसे प्रोपियोनेल्डिहाइड कहते हैं। तो एलिफेटिक वर्ग के तृतीय सदस्य की संरचना कौन सी? ये पहला सदस्य, ये दूसरा सदस्य और ये तीसरा सदस्य। अब आप देख लो तीसरा सदस्य कौन सा होगा। तीसरा सदस्य 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला, और 3 कार्बन वाला ये तो कीटोन हो गया, ये भी कीटोन हो गया, इसमें कार्बन ज़्यादा हो गए, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये अच्छा और सरल प्रश्न है कि फलाने का तीसरा सदस्य एक चौथा सदस्य कौन सा है। अणुसूत्र C4H8O2 क्या प्रदर्शित करता है? C4H8O2 यानी इस अणुसूत्र वाला यौगिक क्या होगा? तो हम 4 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 ये 4, और उसके बाद में 2 O लिख देते हैं। अब हम हाइड्रोजन पूरा करते हैं। यहाँ लिखा केवल अम्ल, केवल एस्टर, केवल एल्कोहल, अम्ल एवं एस्टर दोनों। पहले हम अम्ल बनाते हैं, CH3CH2 या हाइड्रोजन इस तरह से लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि कार्बन की संयोजकता 4-4 होनी चाहिए, और ये H। क्या हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो ज़्यादा हो गए। तो ये वाला फॉर्मूला 1 2 3 4 ये नहीं, इससे अलग है। तो CH2 डबल बॉन्ड COH ऐसा करें तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको COOH कर लेते हैं इस तरह से। ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर COOH है। अब हाइड्रोजन देखते हैं तो पूरे होते या नहीं। 1 2 3, इसको ऐसा कर लेते हैं, 3 2 5 और 6, ये भी पूरा नहीं हो रहा है। CH3HOH कार्बन। तो हमारे कार्बन हो गए 3 और 2 5 और 7 और 1 8। ठीक है ना, 8 कार्बन हो गए। ये वाला हमारा इस प्रकार का अम्ल है। क्या इस सूत्र से एस्टर बन सकता है? हाँ बन सकता है। देखते हैं, प्रयास करते हैं। CH3COO, हमारे पास कार्बन हुआ 1, कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4 कार्बन। अणुसूत्र हमारे पास है, कार्बन 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए और ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। तो इस फॉर्मूले में कार्बन 1 इधर से गिना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4। इसमें देखें तो इसमें भी हमें गिनना पड़ेगा यहाँ से, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी और ये प्रतिस्थापक माना जाता है। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 और 5 8 है, यहाँ भी 8 है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा अम्ल और एस्टर दोनों। वंस अगेन, अणुसूत्र C4H8O2 क्या प्रदर्शित करेगा? केवल अम्ल को, केवल एस्टर को, केवल एल्कोहल को? तो एल्कोहल तो हो ही नहीं सकता। अम्ल और एस्टर दोनों आपस में समावयवी होते हैं, इसलिए दोनों को प्रदर्शित करेगा। चौथा प्रश्न हमारा, डाइमेथिलेमीन के उच्चतर सजात की संरचना कौन सी है? डाइमेथिलेमीन, तो ध्यान दें, डाइमेथिलेमीन का अभिप्राय है CH3NH CH3, ये डाइमेथिलेमीन है। इसका उच्चतर सजात से ये अभिप्राय है बच्चों, इसमें एक CH2 और जोड़ दें तो हमारे पास का सूत्र निकल कर आएगा या संरचना बनेगी एक CH2 जोड़ने पर ये वाली। अब इसका नाम क्या है वो हमारे को यहाँ ढूंढना है, सूत्र ढूंढना है, तो वो हमारा ये वाला है। फिर बच्चों ध्यान दें, उच्चतर सजात उसे कहते हैं गुणों में थोड़ा अंतर, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं और क्रियात्मक समूह समान होता है, जिनके अणु सूत्र में केवल CH2 का अंतर होता है। इसका अंतर होता है CH2 इकाई का, या अणुभार में 14 का अंतर होता है, वो उच्चतर सजात कहलाता है। तो ये डाइमेथिलेमीन और ये उच्चतर सजात है एथिल मेथिल एमीन, इसमें CH2 का अंतर है। अगला 5वां प्रश्न हमारा, एल्कीनाइन सजातीय श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणु सूत्र क्या है? एल्कीनाइन प्यारे बच्चों ध्यान दें, वहां डबल बॉन्ड भी होगा और वहां ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, ये और ये,
इस प्रकार का पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब दूसरा सदस्य कौन सा होगा, पहला सदस्य बना है 1 2 3 4 कार्बन वाला, ठीक है ना। तो 5 कार्बन वाला यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये अणुसूत्र का पालन नहीं करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ये सही, C6H8। क्या होगा, C6H8, एल्कीन आइन, एल्कीन आइन, यानी डबल बॉन्ड भी होगा, ये एल्कीन इन है और ये एल्काइन आइन है, ठीक है बच्चों। अगली बात करते हैं, निम्न संरचना में ओलिफिनिक, ओलिफिनिक यानी डबल बॉन्ड, ओलिफोनिक बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी को कहते हैं, इसको गांठ बांधकर याद कर ले, ओलिफिनिक बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड सी को कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कितने बंध हैं, गिनने हैं हमारे पास, सी डबल बॉन्ड सी एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो कितने हो गए, 2 जगह ही है, हमारा ऑप्शन सही होगा 2। निम्न संरचना में एसिटिनिलिक बंधों की संख्या कितनी है, प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है तो उसे एसिटिनिलिक बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटाइनिलिक बॉन्ड कहा जाता है। तो एसिटाइनिलिक बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक है और उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड तो नजर आ रहा है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा जिसमें एक है और वो है तीसरा, ठीक है बच्चों। अगली बात करते हैं, एक एस्टर के द्वितीय सदस्य में कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, एक एस्टर के द्वितीय सदस्य में, हम पहला एस्टर लिखें तो HOOCH3, इससे कम कार्बन वाला एस्टर हो नहीं सकता, यानी एस्टर का पहला सदस्य कम से कम 2 कार्बन वाला होगा। दूसरा सदस्य लिखें तो CH3 COOCH3, अब इसमें कितने कार्बन है, ये एक और ये एक, हमारे पास कुल कितने कार्बन हो गए, 3, तो अब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सममित ईथर का उदाहरण है, सममित, प्यारे बच्चों ये शब्द बड़ा जोरदार है, सममित, सममित का अर्थ है क्रियात्मक समूह, वन या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के दोनों ओर या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों ओर अथवा इसके दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या या एल्किल समूह समान संरचना समान सूत्र वाला होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ये ईथर नहीं है, ये वाला ईथर है, लेकिन इस तरफ 2 कार्बन है और इस तरफ 3 कार्बन है, इसलिए सम्मित नहीं है, असम्मित है, ये वाला भी असम्मित है। अब बारी इसकी है तो ये CH3CH ये वाला सम्मित ईथर है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, निम्न संरचना में विषम परमाणुओं की संख्या कितनी है, निम्न संरचना में विषम परमाणु, क्या एक घालमेल है, वलय के अंदर जो वलय के निर्माण में या वलय के अंदर उपस्थित परमाणु जो कार्बन के अलावा एक्स्ट्रा है, कार्बन नहीं है, वो विषम है, वलय के बाहर कोई प्रेजेंट है मानते नहीं, भले वो नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, हेलोजन हो, ठीक है बच्चों। वलय के अंदर या श्रृंखला का मुख्य भाग है उसकी बात करते हैं, यहाँ पर एक तो ये वाला नाइट्रोजन होगा और एक ये वाला, आप इसको गलत करेंगे, ये वलय के बाहर है इसलिए ये इसका मुख्य भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा ये वाला। 4 प्राथमिक कार्बन परमाणुओं युक्त एल्केन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी, बच्चों प्रश्न को समझना, लैंग्वेज इसका बहुत जोरदार है। 4 प्राथमिक कार्बन, यानी प्राथमिक कार्बन हमेशा CH3 वाला होता है, CH3 CH3 और CH3, ये 4 प्राथमिक कार्बन लिखते हैं। युक्त एल्केन में ये एल्केन बना दिया या एक कार्बन जोड़ दिया, ये एल्केन हो गया नियोपेंटेन। कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या कितनी, गिन लो प्यारे बच्चों कितनी है, 5 है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ें कि 4 प्राथमिक कार्बन परमाणु युक्त एल्केन। अगली बात करते हैं, निम्न में से किसमें sp संकृत कार्बन उपस्थित है, निम्न में से किसमें sp संकृत कार्बन, प्यारे बच्चों हमने थोड़ी देर पहले कहा था पाई बॉन्ड यदि 0 है, पाई बॉन्ड 1 है और पाई बॉन्ड 2 है कार्बन के साथ बंधे हुए, यदि 0 है तो उसका संकरण sp3 है, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 है और ये है तो
spa। या मैं यूं कह दूं सारे बॉन्ड यदि सिंगल है तो sp3, एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड या द्विबंध द्वारा बंधित कार्बन sp2, और यदि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है तो वो sp संकरित होगा। अब आते हैं यहाँ इसको लिखें खोलकर CH3COOH, ये डबल बॉन्ड वाला हो गया sp2 है। ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी sp2 है। ये वाला CH2 या CH2 है और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, तो पकड़ में आ गया ये वाला, तो हमारा ऑप्शन सही है ये। आगे बढ़े, यौगिक HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 में C2CH3 बॉन्ड। प्यारे बच्चों ये अंडरलाइन इसलिए कर रखा मैंने कि C2C3 बॉन्ड कौन सा है। तो हम जब यौगिक में इसका अंकन करते हैं, श्रृंखला का क्या करते हैं, श्रृंखला का अंकन करते हैं, तो हम द्विबंध या त्रिबंध के अंकन में प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो श्रृंखला के सिरे पर है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो श्रृंखला के सिरे। प्यारे मित्रों ध्यान देना गंभीरता से, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक में द्विबंध अथवा त्रिबंध समान स्थिति में है, सममित पोजीशन में है, तो द्विबंध को प्राथमिकता देते हैं। और यदि डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड में कोई एक श्रृंखला के सिरे पर है, तो दो सिरे पर है, भले ही वो डबल है भले ही वो ट्रिपल है, उसको अंकन में प्रायिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो ये होगा 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर। बात है C2 और C3 की, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, इनका संकरण। इसका तो संकरण प्यारे बच्चों sp है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका संकरण सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए sp3 है। ऐसा उत्तर हम कहीं ढूंढे हैं, ये रहा sp3। ठीक है बच्चों, लीजिए अगली बात करते हैं, निम्न में से किस युग्म में बाएं से दाएं sp2 sp संग्रहित परमाणु उपस्थित। बाएं से दाएं, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो लाइनें में ये जो शब्द है ये बड़े प्रभावी होते हैं, ये उत्तर निर्धारित करते हैं। प्रश्न बहुत सरल होता है लेकिन हम इसको गंभीरता से नहीं लेते और गलत कर बैठते हैं। बाएं से दाएं, मैं अक्सर मेरी वीडियोज में ये कहता हूं कि प्रश्न जितना सरल लगे उसमें कहीं जटिलता प्रेजेंट है, इसलिए सचेत होना चाहिए। तो बाएं से दाएं जाते हैं, पहले sp2 यहाँ है, फिर sp2 यहाँ है और फिर sp यहाँ है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। निम्न में से कौन से यौगिक के युग्म सजात है, कौन से यौगिक के युग्म सजात है, इसके लिए हमारे को ये लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2l CH3 CH2 CH2OH। प्यारे बच्चों यदि हमें ऑर्गेनिक में IUPAC के नामकरण को एकदम सही करना है तो हमारे को बनिए वाली आदत, पहले लिख फिर दे भूल पड़े कागज से ले, यानी लिख करके हर चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला नहीं है, ये तो क्या है, सजात नहीं समावयवी है। एथेनॉल तथा प्रोपेनॉल प्रोपेनेल, ये CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल, और प्रोपेनेल CH3 CH2 CH2 नहीं, क्योंकि सजात में अंतर होता है CH2 इकाई का, और वो यहाँ इन दोनों में ही नहीं है, दोनों गलत हो गए। तीसरा एसीटॉन और एसिटाल्डिहाइड, एसीटॉन यहाँ लिखता हूं मैं, ये एसीटॉन और ये एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों तो समावयवी है, अणुसूत्र समान है, इनमें CH2 का अंतर नहीं है, ये भी नहीं। अब शेष बचेगा वो है ये वाला एसिटिक एसिड और ब्यूटाइरिक एसिड, ये भी लिख देता हूं मैं लगे हाथ, CH3COOH एसिटिक अम्ल और CH3CH2CH2COH। अब आप ये समझेंगे कि सजात हैं, हाँ क्रियात्मक समूह एक है, ये सजात है, क्रमिक सजात नहीं, इसमें 2 कार्बन है उसमें 4 है, ये क्रमिक तो नहीं है, प्रोपेनोइक अम्ल होना चाहिए, फिर भी ये सजात है। हमारे प्रश्न का उत्तर ये है। अगला, निम्न में से किस सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र सही नहीं। एल्काइन, एल्काइन क्या सही है, एल्केनॉल,
एल्केनॉल का भी सही, आपको यदि याद हो तो। एल्केनेल, एल्केनेल का ये नहीं होता, तो हमारा उत्तर सही होगा ये वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सही। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिखवा रखे हैं। क्रियात्मक समूह के जो सामान्य सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज याद नहीं होते हैं। माना कि याद नहीं है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। एल्केनेल के लिए क्या, हम एक सरल उदाहरण लेते हैं, CH3CHO। इसके लिए कार्बन को N H2N+1 और O, नहीं यहाँ N बराबर क्या रखना है, N बराबर 2 रख दें। C2H 2 इंटू 2 प्लस 1 और O ये बनता है। कार्बन 2 हो, हाइड्रोजन 5 हो और O हो, यानी CH3 और यह कार्बन कितने हो गए, 2 और 2 4 और 1 5, यानी C2H5O ऐसा होना चाहिए। ऐसा उस सूत्र का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं है। हमारा ऑप्शन सही है 3 नंबर। 17वां प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चों, 1122 टेट्राक्लोरोएथीन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन में उपस्थित कार्बन क्लोरीन बंद कौन क्रमशः है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, दोनों में अलग अलग पूछे। पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, टेट्राक्लोरोएथीन। तो टेट्राक्लोरोएथीन के लिए ये डबल बॉन्ड लिख दिया, 1 एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और ये टेट्राक्लोरोएथीन। बॉन्ड क्या पूछा है, ClCl, यानी ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन ये वाला बॉन्ड अथवा ये वाले बॉन्ड की। दूसरा है टेट्राक्लोरोमेथेन, तो ये ClCCl, ये टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया। इस बॉन्ड की चर्चा कर रहा है। ये तो sp3 संकरित है, इसलिए बॉन्ड होगा 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, और ये sp2 संकरित कार्बन है, इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। हमारा ऑप्शन यहाँ कहीं सही है, ये वाला 120 डिग्री और 109.5 डिग्री वाला क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, एक एस्टर में न्यूनतम कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है। ये न्यूनतम कार्बन वाला मैंने एस्टर लिखा है, और इसमें कार्बन कितना है, 1 और 1 2, तो हमारा ऑप्शन ये सही। 19वां प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n है। CnH2n किसका होगा, केवल एल्काइन का, एल्काइन का नहीं, केवल एल्केन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, एल्कीन और चक्रीय एल्केन का। CnH2n ना तो इसका सूत्र है, ना इसका सूत्र है, ना इसका सूत्र है, इसका सूत्र है एल्कीन और चक्रीय एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं n बराबर 5 रखें, तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 और ये CH3। अब 5 कार्बन वाली एल्केन लिखें, चक्रीय 5 कार्बन वाली, तो CH2 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 H2 और मिला दें, 1 2 3 4 कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 10 है। यहाँ देखें कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी यहाँ 3 है, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 5 10, यानी ये सही है। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही। ऐसा हम जस्टिफाई करने के लिए करते हैं, ऐसा मैं आप में ऐसी आदत विकसित करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। कौन से यौगिक में एल्काइन समूह है, तो हमारे पास ये कार्बन लिखे हुए हैं, तो कार्बन लिख लें एक सतत श्रृंखला में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड बना दें और हाइड्रोजन पूरे कर दें, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये आंसर आएगा ये वाला C9H16। या ऐसा कर सकते हैं, एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, n बराबर 9 रख दें, H बराबर 2 इंटू 9 कर दें और -2 कर दें, C9H 2 इंटू 9 18, 18 में से 2 गए 16। ऐसा फॉर्मूला यदि है तो ये है, इस प्रकार हमारा ये सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम आज इतना ही पढ़ेंगे। शेष प्रश्न करने के लिए फिर अगली वीडियो के लिए इंतजार रहेगा आपको। तब तक के लिए अपने साथी MR चौधरी को इजाजत, और उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के द्वारा या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, उत्थान एजुकेशन मोबाइल ऐप है, वो अपने गूगल से प्ले स्टोर द्वारा डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें 11वीं के लिए, 12वीं के लिए, लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए, BSc, एम्स, RUHS और
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है और बड़े सरल और रोचक ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए। इसलिए आपको इसका आनंद और लुत्फ और फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि आपको ये सारा माजरा ठीक लगा है, सारी बातें अच्छी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि नए नए वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना करते हैं। खुदा हाफिज। जय हिंद।